हाय गाइस एंड वेलकम टू कई टच। आज की ये स्टोरी हमसे शेयर की है दीपेश ने। और एक्चुअली दीपेश का एक बेटा है, आकाश। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ आकाश के साथ ही हुआ है। रामनगर 2021। बैंगलोर से कुछ 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है रामनगर, जहां दीपेश का बेटा आकाश अपनी स्टडीज और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुका था। उसको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और दूसरे कई सारे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी। उसने ऑनलाइन जॉब के लिए काफ़ी कंपनीज़ और कंटेंट क्रिएटर्स को ईमेल और रिज़्यूम शेयर किया और काफ़ी लोगों के पास जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। कुछ महीने गुज़र गए लेकिन उसको कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। कभी-कभी एक आध यूट्यूबर रिप्लाई कर देता था बट उनका पेमेंट अच्छा नहीं होता था, तो आकाश उनके साथ काम करने से मना कर देता था। अब बहुत महीने रेगुलर ट्राई करने के बाद फाइनली उसको एक कंपनी से ऑफर मिलता है। सैलरी भी अच्छी थी और उनको आकाश का काम भी बहुत पसंद आया था। आकाश जॉब के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जॉइनिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाने से पहले कंपनी वाले कहते हैं कि इस कंपनी में सिर्फ ऑफिस में ही काम करना होगा और ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। आकाश उनसे पूछता है कि ऑफिस कहाँ पर है, तो कंपनी बताती है कि उनकी वैसे तो कई सारी सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, पर अभी के लिए सिर्फ बैंगलोर वाली ब्रांच में ही रिक्वायरमेंट है। कंपनी ये भी कहती है कि बैंगलोर में किसी पीजी में रहने का खर्चा कंपनी की तरफ से मैनेज हो जाएगा। आकाश सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और घर पर अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करता है। अब क्योंकि जॉब और सैलरी अच्छी थी और रहने का खर्चा भी कंपनी उठा रही थी और बैंगलोर उसके सिटी रामनगर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मम्मी पापा भी मान जाते हैं। आकाश इमीडिएटली कंपनी को कंफर्म कर देता है और बैंगलोर चला जाता है। अब जब तक उसको अच्छा पीजी नहीं मिल रहा था, तब तक वो कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ रूम शेयर कर लेता है और दोनों मिलकर जल्दी ही एक अच्छा पीजी ढूंढ लेते हैं। और आकाश मैनेजर को इन्फॉर्म कर देता है और फाइनली कंपनी भी उस पीजी को अप्रूव कर देती है। आकाश का पीजी बैंगलोर के एक काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में है। पीजी बिल्डिंग में दो फ्लोर्स हैं, पर जो मेन नीचे वाला फ्लोर है वो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन उसके ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा नॉर्मल सा बना हुआ है, पर आकाश को इससे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आकाश को इस पीजी में अकेले ही रहना था और आकाश को अकेले रहना काफ़ी सही लगता है। उस पीजी के बाहर एक सिंपल सा आयरन गेट लगा हुआ है। अंदर एंटर करते ही एक स्पेशियस और शांत ड्राइंग रूम टाइप एरिया है, जहाँ टेबल, सोफा, टीवी, क्लॉक्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। एक साइड किचन है और दूसरी साइड बाथरूम और स्टोर रूम है। फ्रंट की साइड में आकाश का रूम है और आकाश का रूम काफ़ी सिंपल है, जिसमें एक बेड है, एक वर्किंग टेबल है और एक काफ़ी अच्छी सी अलमीरा है, जहाँ वो आराम से अपना सारा सामान रख सकता है। रूम में एक लार्ज विंडो है जिससे बाहर का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। उस रूम में एक बाथरूम भी अटैच्ड है। पीजी के आसपास का माहौल भी काफ़ी सेफ और सही है। दिन भर स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़, आसपास के बच्चों के खेलने का शोर और ट्रैफिक का शोर, सब कुछ आता रहता है। थोड़ी ही दूरी पर मंदिर भी है और काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। अब आकाश उस पीजी में शिफ्ट हो जाता है। कंपनी उस पीजी का 3 महीने का रेंट भी एक बार में पे कर देती है और शुरू-शुरू में कुछ 2-3 दिन के लिए आकाश के पापा भी बैंगलोर में आकर उस नए पीजी में अच्छे से शिफ्ट होने में आकाश की हेल्प भी कर देते हैं। फिर दीपेश वापस रामनगर चले जाते हैं और आकाश भी अपनी जॉब में बिजी हो जाता है। वो लंच कंपनी की कैंटीन में ही कर लेता था और रात को वापस आते टाइम किसी होटल से डिनर करके आ जाता था। उसके मम्मी पापा को काफ़ी चिंता रहती थी कि बच्चा पहली बार बाहर गया है और इतनी दूर है, तो थोड़ी बहुत फिक्र तो होती ही है। इसीलिए आकाश रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सही पर एक बार अपने घर पर बात ज़रूर करता था। यहाँ तक तो सब कुछ काफ़ी नॉर्मल चल रहा था, अच्छा चल रहा था। पर यहाँ से आकाश की ज़िंदगी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था।
उस पीजी में शिफ्ट होने के कुछ 1 हफ्ते बाद धीरे-धीरे आकाश को अपने उस घर के अंदर कुछ छोटी-छोटी पर वियर्ड सी चीज़ें नोटिस करने को मिली। उस घर के सारे ही दरवाज़ों के हैंडल जिसे पकड़कर गेट खोलते हैं, उन हैंडल्स पर अजीब-सा ब्लैक चिपचिपा-सा लिक्विड लगा हुआ मिलता था। वो कितना भी उसे साफ कर ले, पर थोड़ी देर बाद फिर से वो लिक्विड हर दरवाजे पर आ ही जाता था। अब कुछ दिन बाद इस सब के साथ अब आकाश को अपने उस पीजी के स्टोर रूम का दरवाज़ा भी अपने आप खुला हुआ मिलता था। मतलब वो पहले तो उस स्टोर को काफ़ी कम ही यूज़ करता था और ज़्यादातर उसे लॉक ही रखता था और उसके ताले की चाबी भी हमेशा आकाश के पास ही रहती थी। पर फिर भी जब भी वो रात को आकर देखता है, तो उस स्टोर रूम का दरवाज़ा लिटरली खुला हुआ मिलता था। और ऐसा भी नहीं है कि उस ताले को तोड़ा गया हो, वो लिटरली चाबी से खोला गया है, ऐसा लगता था। वो कितना भी उस गेट को लॉक कर ले, वो दोबारा से अनलॉक ही मिलता था। 1-2 दिन तो वो इस बात को ये कहकर इग्नोर कर देता है कि शायद वो अच्छे से लॉक नहीं करता होगा, इसीलिए वो गेट खुल जाता होगा। पर जब ये बात रेगुलर होने लगी, तो उसने सोचा कि शायद इस ताले में ही कोई प्रॉब्लम है। तो वो एक नया ताला ले आता है और अब इस पुराने ताले की जगह वो नया ताला उस स्टोर के गेट में लगा देता है। लेकिन इसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अभी भी वो स्टोर अपने आप ही खुल जाता था। आकाश इस बारे में उस पीजी के ओनर को भी बताता है, पर ओनर इस पर कुछ खास जवाब नहीं देते हैं और फिर आकाश भी उस रूम को बार-बार लॉक करना ही छोड़ देता है। वो अब रूम को ऐसे खुला ही छोड़ देता है। आकाश अपने पापा को भी इस बारे में बता देता है और उसके पापा कहते हैं कि बेटा ध्यान से रहना और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही हो और अगर तुम अनसेफ फील कर रहे हो तो तुम कोई और दूसरा पीजी देख लो और वहाँ शिफ्ट हो जाओ, अगर यहाँ ठीक नहीं लग रहा है तो आकाश भी कहता है कि हाँ ठीक है, कुछ दिन देखता हूँ और दूसरा कोई पीजी भी देखता रहूँगा। अगर कहीं इससे सही पीजी मिलेगा तो मैं कंपनी में बात करके वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। वो गेट तो बार-बार खुल ही जा रहा था, पर इसके साथ-साथ एक बहुत अजीब चीज़ और हो रही थी आकाश के साथ। एक्चुअली वो जब भी सो रहा होता था या टीवी देख रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो सडनली उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कि किसी ने उसको बुलाया है। मतलब कोई आकाश का नाम ले रहा है या फिर उस घर के अंदर कोई और भी है जो आकाश को बुला रहा है। कभी-कभी आकाश उन आवाज़ों पर लिटरली रिस्पॉन्स भी कर देता था, जैसे कि कोई उस घर में है जिसने आकाश को बुलाया और आकाश ने उसका रिप्लाई किया है। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता है। आकाश दूसरा पीजी ढूंढ ही रहा है और उसे इससे बेटर पीजी कहीं नहीं मिल रहा था और इधर ये सारी वियर्ड चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं और धीरे-धीरे ये सब कुछ और भी ब्रूटल हो जाता है। अब एक बार रात को वो अपने ऑफिस से वापस आता है, बाहर डिनर वगैरह करके और वो काफ़ी थक भी चुका था, तो नॉर्मली वो अपने रूम में जाके सोने लगता है। वो घर आते वक्त एक डेकोरेटिव फ्लावर पॉट लेकर आया था अपने रूम में लगाने के लिए, तो वो उसे उठाकर अपने रूम के एक कॉर्नर में सेट करने की कोशिश करता है। आज पता नहीं क्यों पर उसे अपने घर के अंदर आते ही एक अजीब सा सफोकेशन फील हो रहा था, घुटन सी फील हो रही थी। पर वो काफ़ी थका हुआ था तो सब कुछ इग्नोर करके वो सीधे सो जाता है। अब सोते हुए उसे थोड़ी देर हो चुकी थी और रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। अब सोते सोते अचानक से आकाश को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो एकदम से ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा था। वो बहुत हड़बड़ा रहा है, अपने हाथ पैर पटक रहा है। उसे लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो एग्जैक्टली उसके चेस्ट पर बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। उसको अपने चेस्ट पर काफ़ी हैवी वेट फील हो रहा था। आकाश अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था कि जिससे वो देख सके कि कौन उसका गला दबा रहा है। अब इसके बाद उसको अपने चेस्ट पर स्क्रैचेस फील होते हैं, जैसे किसी खतरनाक जानवर ने अपने डेडली पंजों से उसको चेस्ट पर स्क्रैच किया हो। इतना सब होते ही अब अचानक से उसके गले में जो ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो गला दबाने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम से नॉर्मल होता है।
ऐसा लगता है कि जस्ट अभी किसी ने उसका गला छोड़ दिया है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। वो ढंग से अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और अच्छे से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अब उसे अपने कमरे में एक ऐसी फीलिंग होने लगती है जैसे कि कोई तो उस रूम में है जो उसके आसपास चल रहा है और कॉन्स्टेंटली उसे घूरे जा रहा है। अब वो हल्की हल्की सी आंखें खोलता है। उसे आसपास फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे पर वहाँ कोई भी दिख नहीं रहा था और उस रूम में काफी अंधेरा भी था। अब आकाश इधर उधर देखते हुए उस कॉर्नर की तरफ देखता है जहाँ पर वो फ्लावर पॉट सेट करने का ट्राई कर रहा था। उधर देखते ही एक बार के लिए तो उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई तो खड़ा हुआ है। एक अजीब सा शैडो फिगर उसे वहां पर दिखाई देता है। पर जस्ट आफ्टर अ सेकेंड उसको याद आता है कि अरे कुछ नहीं, ये तो वो फ्लावर पॉट है जो मैं आज लाया था, तो मैंने वहां रखा था। अब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और बेड के पास में ही पानी का बोतल रखा हुआ था। तो वो बॉटल उठाता है और बस एक घूंट पानी पीता ही है कि सडनली उसको कुछ याद आता है। मैं फ्लावर पॉट तो लाया था और उसे सेट भी कर रहा था रूम के कॉर्नर में, लेकिन काफी थकान की वजह से मैंने तो उसे यहाँ बेड के पास ही रख दिया था और वो कॉर्नर तो बिल्कुल खाली छोड़ा था मैंने। अब उसकी नज़र बेड के पास जहाँ उसने वो फ्लावर पॉट एक्चुअली में रखा था वहां पर पड़ती है और वो फ्लावर पॉट वहीं पर था। अब जो पानी का सिप आकाश के मुंह के अंदर था वो उसे गले के नीचे उतारना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो तुरंत पलटकर उस कॉर्नर की तरफ देखता है। वहां पर एक अजीब से आदमी की परछाई उसे दिख रही थी। वो तुरंत चिल्लाता है और लकीली रूम की लाइट्स का स्विच उसके बेड के पास ही था, तो वो जल्दी से लाइट्स ऑन करता है और लाइट्स ऑन करते ही वो परछाई अचानक गायब हो जाती है। अब उसे अपने चेस्ट पर काफी जलन होने लगी थी, तो वो तुरंत अपने शर्ट को ऊपर करके देखता है। भाई साहब उसके चेस्ट पर लिटरल बहुत गहरे और ब्रूटल स्क्रैचेस के निशान पड़े हुए थे। वो तुरंत अलमारी से एक ट्यूब रखा हुआ था वो लगाता है और थोड़ी देर में वो उन स्क्रैचेस के पेन से रिलीव्ड फील करता है। अब उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, इसीलिए वो रात को ही अपने पापा को कॉल कर देता है और जो कुछ भी हुआ था सब बता देता है। उसके पापा जब ये सब बातें सुनते हैं, अब उन्हें भी बहुत बेचैनी सी होने लगी है। अब एक तो अभी रात के 3 बज रहे हैं। अब इस समय तो वो आकाश के पास आ भी नहीं सकते थे, तो कैसे भी करके अब ये रात तो काटनी ही थी। अब आकाश के पापा कहते हैं, आकाश तुम कॉल चलने दो और मैं जाग रहा हूँ, ध्यान रखूंगा और तुम्हें अगर नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ। ठीक है, मैं जाग रहा हूँ, मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा। पर आकाश को नींद आ ही नहीं रही थी, तो ये दोनों बस ऐसे ही बात करते रहते हैं जिससे आकाश का डर भी थोड़ा कम हो जाता है और उसके पापा की टेंशन भी थोड़ी कम होने लगती है। और अब ऐसे ही बात करते करते सुबह के 5 बज चुके थे। आकाश बात ही कर रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने पीजी के ऊपर वाले फ्लोर से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो एकदम हड़बड़ाता है। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो आकाश बोलता है कि जस्ट अभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी है। उसके पापा कहते हैं कि तेरे पास में कोई चाकू या डंडा कुछ है क्या? तो वो रूम में इधर उधर देखता है और उसे दिखता है कि सामने टेबल पर एक चाकू रखा हुआ है। वो तुरंत उस चाकू को उठाकर वापस अपने बेड की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उस रूम का दरवाजा बहुत जोर से नॉक होता है। अब इन दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। अब आकाश एक हाथ में अपना फोन और दूसरे हाथ में उस चाकू को पकड़कर रूम का दरवाजा खोलने जाता है। उसके पापा मना भी कर रहे हैं पर पता नहीं क्यों वो रुक ही नहीं रहा है। वो धीरे से उस डोर को खोलता है और देखता है कि वहां पर अभी कोई नहीं है। वो बाहर निकलकर राइट साइड घूमकर देखता है, कोई नहीं होता। अब वो लेफ्ट साइड देखता है और यहाँ पर उसे क्या दिखता है कुछ पता नहीं, पर जो कुछ भी था उसे देखकर आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से फोन चाकू सब गिर जाता है और फोन तो उसी टाइम बंद हो जाता है। अब इधर उसके पापा
बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तुरंत उठते हैं, घर में सबको इन्फॉर्म करते हैं और तुरंत वो एक बाइक उठाते हैं और आकाश के चाचा के साथ वो रामनगर से बैंगलोर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर वो आकाश को लगातार कॉल करते जा रहे हैं, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब कुछ 1 से डेढ़ घंटे बाद वो बैंगलोर में, जहाँ पर आकाश का पीजी है, वहाँ पहुँचते हैं। उसका घर का दरवाज़ा लॉक था। नॉक करने पर आकाश कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहा था, तो वो दरवाजे को तोड़कर सीधा अंदर जाते हैं। और अंदर जाके उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, आकाश अपने रूम के बाहर उसने कुछ देखा था और वहाँ वो शायद बेहोश होकर गिर चुका है, तो ऑब्वियसली उन्हें वो रूम के बाहर गिरा हुआ मिलना चाहिए था, पर वो देखते हैं कि आकाश वहाँ पर है ही नहीं। उसका फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ है, पर वो चाकू वहाँ से गायब है और आकाश वहाँ नहीं है। वो घर की सारी लाइट्स ऑन करते हैं और सबसे पहले उसके रूम में जाकर उसे ढूँढने की कोशिश करते हैं, पर आकाश अपने रूम में है ही नहीं। अब वो हर तरफ देखने लग जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर, किचन, बाथरूम, हर जगह, पर आकाश कहीं पर नहीं था। अब ये लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक से आकाश के चाचा की नज़र उस स्टोर रूम की तरफ पड़ती है। उस स्टोर रूम के अंदर से काफ़ी सारा ब्लड बहता हुआ आ रहा था। ये दोनों भागकर उस स्टोर रूम की तरफ जाते हैं और अंदर जाकर इन्हें जो दिखता है, उस पर विश्वास कर पाना या उस सिनेरियो को देख पाना एकदम इम्पॉसिबल ही था। ये देखते हैं कि आकाश स्टोर रूम के एक कॉर्नर में बैठकर बहुत वियर्ड सी हरकतें कर रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी हैं। वो बहुत हल्की हल्की सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा है, पर वो आवाज़ आकाश की नहीं है। वो अपने सामने की तरफ देखकर बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई तो है जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहा है या बचने की कोशिश कर रहा है। उसके पास से एक अजीब सी ही स्मेल आ रही, जैसे सड़ा हुआ मांस हो, बिल्कुल वैसी ही आ रही थी। और उसका शरीर भी बहुत गंदा लग रहा था, जैसे वो पता नहीं कितने सालों से नहीं नहाया है। वो बिना किसी बात के बहुत रैपिडली अपने इमोशंस को चेंज कर रहा था। मतलब पहले वो अपने पापा को देखता है तो बहुत क्रीपी तरह से जोर जोर से हंसने लगता है, और जस्ट आफ्टर अ सेकेंड जैसे ही वो अपने चाचा को देखता है, अब वो बहुत ही ज़्यादा सैड सा बिहेवियर शो करने लगता है, जैसे पता नहीं उसको एकदम से क्या सदमा लग गया। और उसके थोड़ी देर बाद वो एकदम दीवार की तरफ देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके चाचा और पापा ये सब देखकर काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उनकी नज़र पड़ती है आकाश के हाथों पर। आकाश अपने एक हाथ में वो चाकू पकड़कर अपने दूसरे हाथ की हथेली पर वो चाकू घुसेड़ रहा होता है, और लिटरली वो नाइफ आधे से ज़्यादा उसके हाथ में घुस चुका था। इनफैक्ट वो चाकू उसके हाथ की एक साइड से घुस कर दूसरी साइड से बाहर आता हुआ भी दिख रहा था। ये दोनों उसके पास जाने में बहुत डर रहे थे। आकाश के पापा उसे उसके नाम से बुलाते हैं। आकाश, आकाश बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? वो चाकू छोड़ दे बेटा। अब ये दोनों लोग बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अब आकाश एक बहुत तेज झटके से अपने पापा की तरफ मुड़ता है और बिल्कुल पागलों की तरह करने लगता है। वो झटके से खड़ा होता है और दीवारों पे हाथ पैर, यहाँ तक कि अपना सर भी मारने लगता है। फिर वो बहुत जोर जोर से बहुत ब्रूटल झटकों के साथ अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगता है। और आकाश जब ये सब कर रहा था, उसकी कई सारी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया था। साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी कि लगातार बहुत सारे बोन्स क्रैक होते जा रहे हैं। आकाश को तो जैसे वो दर्द फील ही नहीं हो रहा था, उल्टा उस दर्द से उसे मज़ा आ रहा है। अब वो तेज तेज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो आवाज़ आकाश की बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो उस स्टोर में रखी हुई कुछ चीज़ों को उठाकर अपने पापा और चाचा की तरफ फेंकने लगता है, पर लकीली वो दोनों बच जाते हैं। अब आकाश एकदम से सिर्फ 1 सेकंड के लिए शांत होता है और तुरंत वो अपने हाथों और पैरों को बहुत गंदे ही लेवल तक मोड़ लेता है। गर्दन बिल्कुल टेढ़ी कर देता है और अपने सर को ज़ोर-ज़ोर से दीवार पर पटकने लगता है।
जिससे और भी ज़्यादा ब्लड बहने लगता है। उसके पापा और चाचा जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उससे आकाश और भी ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। अब वो दोनों तुरंत बाहर निकलते हैं और जल्दी से उस स्टोर का दरवाजे को बंद करके उसके आगे भारी-भारी चीज़ें लगा देते हैं, जिससे कि वो दरवाज़ा खुल ना पाए। और ये दोनों जल्दी से एक बहुत सिद्ध बाबा, जो कि इनकी जान-पहचान के हैं, उन्हें बुलाने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि इन्हें समझ आ चुका था कि आकाश को कोई बीमारी नहीं हुई है, वो किसी न किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फँस चुका है, जिसे वो बाबा ही ठीक कर पाएँगे। वो दोनों लगभग 2 घंटे का सफ़र करके बाबा के पास पहुँचते हैं और उन्हें सब बताते हैं। बाबा जी कहते हैं कि आप 10 मिनट रुकिए, मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तो वो सब करके ही मैं आपके साथ आ पाऊँगा। अब ये लोग बाहर खड़े होकर 10 मिनट वेट करते हैं और जैसे ही बाबा आते हैं, ये तीनों अपनी बाइक पर बैठकर आकाश के पीजी के लिए निकल जाते हैं। इन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि इतनी देर में आकाश ने क्या-क्या किया होगा। जब कुछ देर ये दोनों वहाँ पर थे, उतने में ही आकाश इतने खतरनाक तरीके से अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा था, तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब पता नहीं क्या हुआ होगा। बस वो भगवान के भरोसे उसे वहाँ अकेला छोड़ कर आए थे। वो बस प्रार्थना ही कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही हो। अब थोड़ी देर बाद ये तीनों उस पीजी में पहुँचते हैं, पर उस पीजी में जैसे ही बाबा अपना पहला कदम रखते हैं, वो कहते हैं कि इस घर में बहुत ज़्यादा खतरनाक जिन का वास है और उसने आपके बेटे पर इतने समय में बहुत गहरी पकड़ बना ली होगी, और अगर यहाँ पर हम लोग आपके बेटे को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए कैसे भी करके हमें आपके बेटे को हमारे आश्रम में ही ले जाना होगा, क्योंकि वो जिन इस घर में बहुत ताकतवर होगा, लेकिन उसकी शक्तियाँ हमारे आश्रम में नहीं चलेंगी। अब आकाश के पापा कहते हैं कि बाबा जी, आकाश को कैसे भी करके इस घर के बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे संभाल पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं एक छोटी सी विधि से उस जिन की शक्तियों को थोड़ी देर के लिए कम कर सकता हूँ, जिससे आकाश को यहाँ से ले जाने में थोड़ी आसानी होगी। तो आकाश के पापा कहते हैं ठीक है, आप ऐसा कीजिए। अब ये लोग उस स्टोर के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अभी भी वो जिन आकाश को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा था। बाबा जी अपने साथ एक छोटा सा बैग लाए हुए थे, जिसमें से वो एक कटोरी भर के काले तिल, थोड़ी सी लाल मिर्च, एक तांबे का लोटा जिसमें गंगा जल था और एक त्रिशूल निकालते हैं। और बाबा जी एक सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और उसे स्टोर रूम के बीच में रख देते हैं। बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मंत्रों के साथ बाबा जी आकाश के चारों तरफ घूमते हुए उस तांबे के लोटे से पवित्र पानी छिड़कते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे क्रीपी बात ये थी कि जैसे ही उस स्टोर रूम की ज़मीन पर वो गंगा जल छिड़कते हैं, वो गंगा जल तुरंत भाप बनकर उड़ जा रहा था। लेकिन वो ज़मीन इतनी गर्म थी नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा था। अब बाबा जी काले तिल को ज़मीन पर इकट्ठा करके रखते हैं और आकाश के ऊपर लाल मिर्च घुमाकर उन काले तिल के ऊपर रखकर उसमें आग लगा देते हैं। ऐसा करते ही अब आकाश का शरीर काफ़ी ज़्यादा काँपने लगता है और क्लियरली दिख रहा था कि उस जिन की पावर्स कम हो रही हैं। अब बाबा उस त्रिशूल को उठाकर कुछ अलग मंत्र पढ़ते हुए आकाश के सर पर टच करते हैं और अब फाइनली आकाश बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही देर के लिए उस जिन की शक्तियाँ कम हुई हैं और हमें जल्द ही आकाश को आश्रम में लेके जाना पड़ेगा। अब कैसे तो करके ये लोग आकाश को लेकर आश्रम पहुंचते हैं और अब पंडित जी तुरंत आकाश के शरीर से उस जिन को निकालने के लिए एक प्रॉपर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। स्पेशली एक अलग सा रूम था, जहां पर यूजुअली वो बाबा जी लोगों का एक्सोर्सिज्म करते थे। आकाश को उसी रूम में लाया जाता है और एक पुरानी लकड़ी वाली खटिया पर आकाश को बांध देते हैं। आकाश के पापा और चाचा उस रूम के अंदर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। उस रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बाबा जी एक दिया जलाकर रूम के बिल्कुल बीच में रखते हैं। अब पंडित जी एग्जॉर्सिज्म के लिए सबसे पहले अपनी पोटली में से एक जिंदा फड़फड़ाता हुआ सांप निकालते हैं और एक झटके से अपने दांतों से उस सांप की गर्दन काट देते हैं,
जिसके बाद वो सांप में से एकदम काला ब्लड निकलने लगा था, जिसे बाबा ने अपने हाथों में लेकर आकाश के सर पर लगाकर अजीब सा सिंबल बना दिया था। अब आकाश तुरंत ही जागता है और अब वो काफी अग्रेसिव हो जाता है। वो उस खटिया पर बंधा हुआ है, पर वो इतनी जोर झटके मार रहा है, अपने हाथ पैर पटक रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसके मुंह से, आंखों से, इवन उसके कानों से भी बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। बट ये ब्लड नॉर्मल नहीं था, इसका कलर प्योर ब्लैक था। उसका एक हाथ खुला हुआ था जिसे इन लोगों ने बांधा नहीं था। वो अपने उसी हाथ से अपने चेहरे की स्किन को पील करने लगता है, जिससे काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। आकाश का पूरा शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर हो चुकी हैं। अब बाबा जी कुछ बहुत ही डिस्गस्टिंग और वियर्ड सी चीजें निकालते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए। कुछ पिसे हुए, मतलब ग्राइंड किए हुए कीड़े, और कुछ मरे हुए चूहे, किसी इंसान के दांत, ये सब चीजें लेकर एक अजीब से लिक्विड में डालकर सीधे ये सारी वियर्ड सी चीजें वो आकाश के चेस्ट पर डाल देते हैं। ऐसा करते ही आकाश के अंदर का जिन बहुत बुरे तरीके से फड़फड़ाने लगता है। वो आकाश के शरीर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब आकाश के पापा कॉर्नर में खड़े क्लियरली देख पा रहे थे कि आकाश के पूरे शरीर पर, मतलब उसकी स्किन के नीचे, अजीब से छोटे छोटे बम्स आ चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि आकाश की खाल के नीचे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे चल रहे हों। और आकाश एक वियर्ड से पोजीशन में अपने हाथों को बिल्कुल मोड़ लेता है। उसकी हड्डियां चटक रही हैं और उसका चेहरा अब बिल्कुल अजीब सा हो गया है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल आकाश के जैसे लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई और ही है, आकाश नहीं है। अब आता है इस एक्सोर्सिज्म का फाइनल पार्ट। अब बाबा जी एक बहुत पुराना रस्टेड आयरन नेल, मतलब एक कील लेते हैं और बहुत ब्रूटली उस कील को सीधा आकाश की जीभ में गाड़ देते हैं। और ऐसा होते ही अचानक से आकाश बेहोश हो जाता है। उसके नाक, कान, आंख और मुंह से एक वियर्ड सा ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। और फाइनली अब वो जिन आकाश के शरीर को बिल्कुल छोड़कर निकल चुका था। अब आकाश को उस जीभ में घुसी कील की वजह से टिटनेस ना हो जाए, और हाथ में भी उसके चाकू घुसा हुआ था, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए उसे जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और वैसे भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके बोन्स क्रैक्ड थे, तो वो सब कुछ ठीक कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद कहीं जाके उसकी हालत थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो पाती है। और इतने लंबे ब्रेक की वजह से वो बैंगलोर की कंपनी आकाश को जॉब से निकाल देती है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी गलत किया उन्होंने, बट जो हुआ सो हुआ। और तब से दोबारा आकाश कभी भी उस पीजी में नहीं गया। पर इस इंसिडेंट के बाद वो पीजी हॉन्टेड है, ऐसी बात हर जगह फैल भी चुकी है। इसीलिए अब वो पीजी अबैंडन्ड पड़ा रहता है। ओनर्स भी नहीं जानते कि ऐसी क्या बात है जिस वजह से वो घर हॉन्टेड हो चुका है। उसमें कई बार हवन, पूजा, तंत्र मंत्र सब करा के देखा जा चुका है, बट स्टिल आज भी वो पीजी हॉन्टेड है। तो गाइस, ये थी इस बैंगलोर के हॉन्टेड पीजी की कहानी। अब मैं तुमसे मिलूंगा फिर से किसी और खतरनाक टॉपिक के साथ। गुड बाय।